बहुत ही तेज़ बर्फबारी हो गई शुरू दोस्तों। अब देखिए, शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन स्नोफॉल हो गया बहुत तेज़ शुरू। चॉकलेट, यस और नो? चॉकलेट खाई? मैं लाऊं चॉकलेट? डेयरी मिल्क लाऊं? ये देखो, ये रीलो, टेक इट। ये हमारा स्टे हाउस है और ये हमारे स्टे हाउस से बिल्कुल प्राइवेट रूप में दिखता हमारा पैंगोंग लेक है। सुबह हो रही है और हम यहाँ पर पारी मतलब एंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, झूले झूले, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, लद्दाख सीरीज का एपिसोड 6 शुरू हो गया है और क्योंकि एपिसोड 5 में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हमारे स्टे हाउस से मॉर्निंग में पैंगोंग लेक कैसा दिखता है वो दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि यहाँ के गांव के लोग इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो आज का एपिसोड वहीं से शुरू करते हैं। क्या नजारा है! कमरे की खिड़की से दिखता सुंदर पैंगोंग लेक। आह, अद्भुत दृश्य। सूरज के प्रकाश के साथ चमकता हुआ पैंगोंग लेक। दोस्तों, पैंगोंग लेक के आसपास या पूरे लद्दाख में आप देखिए जिस तरीके का डोम शेप का और जिस मटेरियल का ये शेड दिख रहा है ना, यहीं पर एनिमल्स रहते हैं और ये मटेरियल ही इस तरीके का रहता है जिससे उन्हें गर्मी भी मिलती है दिन के समय, रात में ठंडी से बचते हैं, हवा से बचते हैं। तो इस तरीके के शेड्स में एनिमल्स को रखा जाता है। साथ में मॉर्निंग में और इवनिंग के समय पानी के पास इलाका होने के कारण ग्रासलैंड है छोटे मोटे, वहीं एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं और उनका डिफरेंट कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। जो एनिमल ज़्यादा डोमेस्टिकेट होते हैं वो है याक, हॉर्सेस एंड गोट। और अब देखिए, आप देख रहे होंगे कितनी सारी बर्फ़ है। तो आज का एपिसोड 6 अब यहाँ शुरू हो रहा है और मैं आपको ले जा रही हूँ। कैन यू गेस ये कौन सी लोकेशन हो सकती है? फ्रेंड्स, आप तब तक गैस करिए कौन सी लोकेशन है और मैं आपको जिस फर्स्ट लोकेशन में ले जा रही हूँ ना उसका नाम है ये। चाइना के बीच में ये युद्ध हुआ था, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए अगस्त 1963 में बनाया गया था। इसे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 18 नवंबर 2021 को रीइनोवेट किया गया। इससे पहले इसमें अहिरदाम और वार मेमोरियल थे, अभी इसमें एवी हॉल और जांगला गैलरी दोनों ऐड कर दिए गए। इसके दाहिने एक नुकीला टॉप दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, उसका नाम है मुखपरी टॉप। उसके दाहिने एक नीचे की तरफ जो स्पर डल रहा है, जिसमें हल्की हल्की बर्फ बड़ी छोटे छोटे कंकर दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअल प्लेस है जांगला, जहाँ पर
ये वॉर हुई थी जिसमें हमारे 114 जवान शहीद हुए थे। इसमें एक अफसर साहब, 2 जेसी साहब, 111 अदर रैंक थे। जो अफसर साहब थे मेजर शैतान सिंह, उनका होम टाउन था जोधपुर, राजस्थान। युद्ध के 3 महीने बाद वहाँ से बॉडीज़ रिकवर की गई, जिसमें 96 बॉडी जो फुली रिकवर हुई। मेजर शैतान की बॉडी उनके होम टाउन में दी, बाकी जो 113 जवान थे। इस जगह का नाम आहिर धाम रखा गया है। मिलाकर ये 13वां पिलर है जो कि 13 कमाऊ रेजिमेंट को जाहिर करता है कि युद्ध के दौरान 13 कमाऊ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी। उन जवानों ने देश के लिए ब्लड सैक्रिफाइस किया, इसलिए रेड मार्बल में सुनहरी अक्षरों में सभी का नाम लिखा गया। पैंगोंग लेक से रजांगला मेमोरियल ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स की दूरी में है। और दोस्तों ये मेमोरियल 1962 के सिनो इंडियन वॉर, जो कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट जो बटालियन थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, जो चाइना के साथ वॉर हुआ था और जिसमें उन्होंने फतेह हासिल की थी, आखिरी दम तक वो लड़ते रहे थे, उसकी सारी जानकारी देता है। चारों तरफ से घूम कर दिया था। इस युद्ध में टोटल हमारे 124 जवान थे, जिसमें से 114 जवान शहीद हो गए थे और जो 10 बचे थे 10 में से 4 को भेजा गया था बटालियन नीचे। आहिर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहाँ भारत माता के वीर अंतिम संस्कार किया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. मेनन द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। वेल फ्रेंड्स, इस मेमोरियल में एक ऑडियो विजुअल हॉल है जिसमें पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई जाती है इस वॉर की। गैलरी है, एक शॉप है जहां से आप डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें वॉर से रिलेटेड परचेज कर सकते हैं। जिनको एवीएस से मिला था, मेजर शैतान सिंह जो कि कंपनी कमांडर की ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम, जिनको वीर चक्र मिला था। 8 जवानों को वीर चक्र मिला था, 4 जवानों को सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच मिला था। दोस्तों शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल में जो इस पूरे वॉर से रिलेटेड मूवी दिखाई जाती है ना, अगर उसके देखने के बाद आपकी आंखों से पानी और हाथों में रोंगटे नहीं खड़े हुए ना, तो अपने भारतीय होने पर जरूर शक करिएगा। के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, और आज मैं आपको एक आंखों देखी कहानी सुनाऊंगा। उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से भरी, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठलाते। ये भांप पाते, संभल पाते वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशूल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमान को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हो गई। 140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का
देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां की जान अपने प्राणों की सो दोस्तों, आप पहचान पाए मैं कौन सी लोकेशन की बात कर रही थी? इतनी बर्फ से ढकी हुई ये लोकेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि नहीं किया आपने? यस दोस्तों, ये है छांगला पास। तो हम रजांगला मेमोरियल से जा रहे हैं छांगला पास, जो कि ऑलमोस्ट रजांगला से 100 किलोमीटर्स की दूरी में है और बहुत ही एक्साइटिंग रास्ता है, क्योंकि ये पास दोस्तों इंडिया का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन रोड पास है और वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जो कि समुद्र तल से 17,590 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है एंड इट इज़ टोटली मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी। तो चलिए मेरे साथ इस बेहतरीन सफ़र का मज़ा लेते हैं। मैंने खोने लगा हूँ जब से मिला। ओ माय गॉड, पूरी बर्फ ही बर्फ, खतरनाक। खोने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। को मेरी है गया वो है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए छांगला पास, जो कि समुद्र तल से 70,586 फीट की ऊंचाई पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बर्फ़ की वादियों से ढका हुआ ये पास है। वैसे ये 2nd हाईएस्ट पास माना जाता है, लेकिन अभी जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि ये 3rd हाईएस्ट बन चुका है। खारदुंगा 2nd हो गया और ये 3rd हाईएस्ट पास बन चुका है। तो यहाँ पे आ रहे हैं तो पूरी तैयारी से आइए, क्योंकि रास्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत नैरो। यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप आ रहे हैं पैंगोंग से हम लोग ने यात्रा शुरू की थी। अगर आप पैंगोंग से आ रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 आवर्स जितने यहाँ पे लग जाते हैं आने में। Altitude is 7586. Khardungla was 1800 200 something.
दोस्तों छांगला पास में इस पूरे प्रोमाइसेस में एक छांगला बाबा का टेम्पल है जिसे काफ़ी डिवाइन माना जाता है और इस तरीके का बिलीफ है कि इस एरिया को प्रोटेक्ट करने का वो काम करते हैं। साथ साथ इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो एक मेमोरियल भी है, टी कैफ़े भी है एक छोटा सा, और काफ़ी सारे क्वार्टर्स जैसे हैं आर्मी के स्टे करने के लिए। दोस्तों आए हुए यहाँ पर छांगला पास में ऑलमोस्ट 10 मिनट भी नहीं हुए और बर्फ़बारी यहाँ पर वापस से शुरू हो गई। कल से यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम है। हमने सोर्सेज से पता लगाया तो पता चला है कल काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पर, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। ज़्यादा देर आप यहाँ पर ठहर नहीं सकते क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत फ्लक्चुएटिंग है और वापस नीचे उतरने भी आपको काफ़ी समय लग जाता है। तो कृपया करके समय पर यहाँ पर पहुँचें। तो दोस्तों अब हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से ले सिटी की ओर, जो ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर्स की दूरी में है। अब बचता है सिर्फ एपिसोड 7, जिसे देखना बिल्कुल मत मिस करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 7 में। तब तक बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, हैव अ हैप्पी संडे।